अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शबाना मनिया। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ डॉक्टर जावेद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कोविड पर, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारी बात उस पर ख़त्म हुई थी कि डॉक्टर साहब के मुताबिक अभी तक हम इस डिज़ीज़ की डेप्थ पे ही नहीं गए। आई थिंक दैट्स द रीज़न कि पहले जब फर्स्ट वेव आई, बड़ा लॉकडाउन हुआ, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, डेथ रेशो कम हुए, तो हमें लगा कि चलें अब ख़त्म, अब सब नॉर्मल। बट लेटर ऑन कुछ अरसे बाद पता चला सेकेंड वेव आ गई, फिर थर्ड वेव आई, और इस वक्त जो फोर्थ वेव की बात हो रही है, सब कहते हैं कि आई थिंक वो इंडिया से इधर मूव हुई है और वो इतनी डेडली है कि वो हमारी आइज़ को भी अफेक्ट करती है। जो इंडिया में केसेस हुए और बाकायदा लोगों की आँखें निकाली गईं। तो इसी बात से मैं कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब कि लगता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रुकेगा नहीं। देखें, जब ये आया था 2019 में, तो मैंने अपनी वाइफ से बात कर रहा था। मैंने कहा कि बी श्योर अबाउट इट, 2025 तक तो कोविड है ही है, ये अपनी शक्लें बदलता रहेगा, आप इसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, ठीक है, और किनारा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तो ये है कि समंदर ख़रीद बैठा हूँ, अब किनारे ख़रीदने हैं मुझे। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बात है। तो हम किनारे की तलाश में फिर रहे हैं। तो हम तो डूब जाएंगे भाई डॉक्टर साहब। देखो, कोलैटरल डैमेज तो होता ही है ना। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फिनोमेनन है। सबने अपनी मस्जिद बनाई हुई है, तो ऐसा लगे उस समंदर में सबने अपनी अपनी शिप्स बनाई हुई है, उसमें ये लोग पैसेंजर्स को बिठा रहे हैं, और जब वो बिल्कुल डूबने पर आएंगे तो गए काम से। गए काम से। लेकिन बात यह है कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया में वही चीज़ जो हकीकत है वो अल्लाह है, ठीक है, बाकी सब पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी इस वक्त पर्दों का खेल हो रहा है, ठीक है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो म्यूकस प्लगिंग है, ये म्यूकस प्लगिंग जब तक म्यूकस निकलेगा नहीं, म्यूकस तो प्लग होगा ही होगा, इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है कि ये बनता रहेगा, निकलता रहता है, बनता रहता है। जब निकलना बंद हो जाएगा तो म्यूकस प्लगिंग हो जाएगी। आप उसका निकलना क्यों बंद हो गया इसके ऊपर नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं कि जी मौत की वजह ये है कि म्यूकस प्लगिंग हो रही है, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये कह चुका हूँ कि जब तक आप किसी भी डिज़ीज़ की रूट कॉज के ऊपर नहीं पहुँचेंगे, आप उसका कंप्लीट इलाज नहीं कर सकते। अब इस बात को अगर आगे लेके चलें तो यूँ समझ लें कि जैसे ऊपर एक टैंक है, ठीक है, और नीचे एक बड़ा सा नलका है, ठीक है। आप अगर नीचे नलका खुला हुआ है, आप टैंक के ऊपर जितना पानी डाल दें कि नहीं ठहरेगा, ठीक है। आपको पहले नलके को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले ये वायरस को बॉडी में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखें, ट्रीटमेंट शबाना तीन मैं डिवाइड करता हूँ। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, एक मैनेजिंग ट्रीटमेंट होती है, और एक फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। मेरे पास मरीज़ आए और उनमें से कई बहुत ज़्यादा ख़राब थे हालत उनकी, 71-72 सेचुरेशन हो चुकी थी, जिस पे आदमी ज़िंदा ही नहीं रहता। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो कैसे ज़िंदा था, ठीक। अब उसके बाद मैंने उसका किया, 2 दिन बाद उसका वायरस उसी लेबॉर्ट्री से नेगेटिव था, ठीक है। लेकिन और मैंने जितने भी पेशेंट किए हैं, मैं बड़े अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ इस बात पे कि मैंने कोविड के जितने पेशेंट किए हैं, वो 2 या से 3 उसमें, या 1 अगर माइल्ड है तो 1, वरना बहुत ज़्यादा अगर है तो 3 तक हो जाते हैं, वरना 2-3। उसके बाद अगले दिन मैं वेरी नेक्स्ट डे उसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराता हूँ जहाँ की वो रिपोर्ट लेके पॉजिटिव आया होता है, और वो हमेशा नेगेटिव हुआ है, ठीक है। मेरे अपने बड़े बेटे को हो गया था, पहले उसने SIUT से टेस्ट कराया था, पॉजिटिव था, मैंने 2 सेशन किए उसके बाद मैंने तीसरे दिन ईसा और SIUT दोनों जगह से टेस्ट कराया, दोनों जगह से नेगेटिव है। रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, और मरीज़ों की रिपोर्ट भी अच्छी बात है कि इस EP के ज़रिए एक मैसेज हम डिलीवर करें। डॉक्टर साहब खुद के इनके अपने बेटे को हुआ था, और इन्होंने ही अपने बेटे का इलाज किया, और ये माशाल्लाह इतनी तेज़ी से रिकवरी हुई। देखें, बात ये है कि अब जब जो मैंने टैंक की बात की थी ना, मैंने नीचे से नलका बंद कर दिया। अब जो
फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट है ना, जैसे पेशेंट था 72 73 के साथ आया, शाहिद नाम था उसका, ठीक है, मैंने उसका किया 2 दिन, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन उसका जब नेगेटिव हो गया तो मैंने कहा कि देखो ये वायरस तुम्हारा ऑक्सीजन हटाते हैं तो ये फिर वापस आ जाता है 76 78 के ऊपर, तो तुम्हारे लंग को डैमेज कर चुका है काफ़ी हद तक, ठीक है, और सिस्टम को भी किया है, उसके लिए तुम्हें फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट चाहिए जो कि तुम्हें करानी पड़ेगी ताकि वो जो डैमेज है वो दोबारा ठीक हो जाए, तुम अपने उसके साथ पे चल सको। पेशेंट वो ठीक ठाक हो गया है, घर पे भी आया वो, उसके बाद एडमिट है, उनके पिक है, उस पेशेंट की पिक है, उस पेशेंट की पिक है, मेरे पास जब वो ट्रीटमेंट पे था तो मेरे पास, मैंने तस्वीर ली थी उसकी, उस पेशेंट की भी पिक है मेरे पास। सही। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब तक पिक गैलरी से निकालें, मेरा एक और सवाल है। आपको याद होगा कि जब ये कोविड हुआ था और पूरी दुनिया इसके रिसर्च में लग गई थी, तो अर्ली रिसर्च ये आई थी कि जो कोविड पेशेंट थे जब वो रिकवर करते थे तो उन्हीं के ब्लड लेकर उसी में से जो प्लेटलेट्स निकाल के फिर वो पेशेंट्स को लगाते थे, और ये कहा गया था कि कुछ साइंस आ रहे हैं, गुड साइंस। ये रिसर्च नहीं थी, हमारे यहाँ भी कराची में भी 2-3 डॉक्टर्स थे जिनका था कि जी उन्होंने जब शुरू में हो गया था प्लाज्मा थेरापी प्लाज्मा थेरापी के नाम से थे, ठीक है, वो पीआरपी नहीं थी, प्लाज्मा थेरापी थी, मैं नाम नहीं लूँगा डॉक्टर्स का, ठीक है, लेकिन वो थी नहीं, ठीक है। एक डिजीज़ होती है गुलियन बार, उसमें भी प्लाज्मा थेरापी होती है, ठीक है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, उसका कुछ अरसे के लिए बेहतर होता है लेकिन फिर दोबारा चला जाता है। आपके ब्लड के अंदर जब एंटीजन गया है तो उस आपका जो सिस्टम है वो एंटीबॉडी भी बनाएगा, ठीक है। अब उसमें ये हुआ, फ़र्ज़ कर लें कि उस वक़्त तक मेरी एक इंग्लैंड में एक दोस्त हैं, इंग्लिश ही है, उससे बात हो रही थी जब ये प्लाज्मा थेरापी यहाँ पे शुरू हुई थी, तो वो मुझसे कहने लगा कि व्हाट टाइप ऑफ गेम यू पीपल आर प्लेइंग विद प्लाज्मा थेरापी। ओह माय गॉड, ठीक है, ये वर्ड थे उसके। तो मैं हंसने लगा, जॉन नाम था उसका, मैंने कहा जॉन तुम यू हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन एंड यू योरसेल्फ हैज़ गिवन द आंसर आल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने कहा भाई यू हैव आस्क्ड मी दैट व्हाट टाइप ऑफ गेम, तो यू हैव जस्ट सेड दैट व्हाट टाइप ऑफ गेम, तो ये गेम ही है। आई थिंक डॉक्टर साहब इट वाज नॉट, हम उसको गेम नहीं कह सकते, आई थिंक वो इतना ज़्यादा एक पूरी दुनिया में खौफ आ गया था कि एवरीबडी वाज ट्राइंग टू कुछ तो रिसर्च हो, कुछ तो ऐसी चीज़ हमें पता चले जिसकी वजह से हम पेशेंट्स की जान बचा सकें, जिसको कहते हैं फर्स्ट एड टाइप। असल में बात ये है कि हम हल तलाश ढूंढते हैं। ये प्लाज्मा थेरापी सिर्फ पाकिस्तान में हुई, बाहर तो नहीं हुई। उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे वसाइल हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं किया उन्होंने? इसलिए उन्हें पता था कि नहीं है। जिस वक्त मेरी बात हुई थी उससे, तो उसने मुझसे पूछा, अगला सवाल कहने लगा कि तुम्हारे ख्याल में डॉक्टर जावेद कितने वेरिएंट अब तक हम आइसोलेट कर चुके हैं इसके कोरोना वायरस के? उस वक्त तक मेरी इन्फॉर्मेशन 5 की थी, मैंने 5 कहा, कहने लगा नो 17 वेरिएंट हम अब तक आइसोलेट कर चुके हैं इसके यूके के अंदर। अब आप मुझे बताएं, एक वेरिएंट ABCDEF है जो भी 17 तक B से हुआ, ठीक है। आपने जिस पेशेंट को हो चुका है वो हुआ है F वेरिएंट से, आपने उसका ब्लड लिया और उसमें से प्लाज्मा निकाल के इस पेशेंट को लगा दिया B वाले को, तो उसमें थोड़ी काम करेगा, इसलिए कि उसको F से हुआ था, ठीक है। इसीलिए ये एक मुझे याद पड़ता है कि बहुत से चैनल उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ लगे हुए थे कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने दरियाफ्त कर लिया इलाज। कहाँ गया वो इलाज? हफ्ते भर भी नहीं चला ना। और उस ज़माने में तो अफसोस की बात यह है कि ये मैं आपको बताऊं कि आफ्टर अ वीक और सो वो जो प्लाज्मा चल रहा था वो शिया प्लाज्मा और सुन्नी प्लाज्मा में भी कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बताया, चल पहले तो वो आप पिक दिखा दें जो बात रह गई थी, लेकिन एक बहुत ही मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे डॉक्टर साहब, आपने FDA की बात की थी ना व्यूअर्स, ये वो पेशेंट अच्छा है। मैं FDF की बात भी कर लेता हूँ। ये पिक है, पेशेंट शाहिद नाम था इसका, माशाल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। वो कहता है कि मैं अगर इस वक्त जिंदा हूँ तो इस वजह से कि डॉक्टर जावेद के पास में चला गया था, ठीक है, उन्होंने 2 सेशन कर दिए थे।
देखें, ये इतनी सारी रिपोर्टें हैं, ये सब के सब उन पेशेंट की हैं जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है, जो कि मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आए थे। मैंने 1-2 सेशन किए और वो उसके बाद इनमें अगले दिन नेगेटिव था। ठीक है, पहली बात। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी? मैं ये पूछ रही थी कि जब वो एक प्लाज्मा की वो जो भी रिसर्च आई, ब्रेकिंग न्यूज़ भी लगी, लेकिन उसको न्यूज़ में आने से पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा मॉनिटरिंग सेल नहीं है मेडिकल का कि जो डॉक्टर्स या जो सर्जन्स ने कहा कि इससे हम इलाज कर सकते हैं, कि पहले वहाँ से अप्रूवल ली जाती और फिर उसको आगे मीडिया पे लाया जाता। रीज़न कि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ने जब नहीं किया और सिर्फ हमारे यहाँ हुआ। देखिए, उन्होंने बहुत शुरू में देख लिया दुनिया ने, उनके यहाँ चेक बैलेंस काफ़ी है। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, अच्छा। हमारे यहाँ तो देखो शबाना, अफसोस की बात यह है कि कोई आदमी रिसर्च का काम ही नहीं है इस तरह से। ठीक है, अगर कोई आदमी रिसर्च में चला जाता है और कुछ कर लेता है तो उसको बाकी डॉक्टर्स भी वो इस चक्कर में होते हैं कि इसकी टांग खींच ली जाए, ऊपर उसको पुशअप ना किया जाए कि कुछ निकाला है। आपने FDA की बात की थी। FDA का तरीका ये होता है कि अगर किसी कोई चीज़ है, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, मैंने 8 से 10 मरीज़ पे की, मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला, ठीक है, वो मैंने FDA को उसका सारा डेटा भेज दिया। FDA ने उठा के उनके पास दुनिया भर से आ रहा, उन्होंने शेल्फ में डाल दिया। 2-3 महीने बाद उसकी जब बारी आई तो उसकी कमेटी जो उनकी है उसने उसको देखा, सारा डेटा वेटा एनालाइज़ किया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसमें कुछ जान है। ठीक है, तो उन्होंने अप्रूवल दे दी कि आप फेज़ 1 में चले जाएँ। अब मैं फेज़ 1 में चला गया। जब अप्रूवल आ जाती है तो आपके पास फंडिंग भी आने लगती है। ठीक है, आसानियाँ हो जाती हैं। आप फेज़ 1 में चले गए। फेज़ 1 में आपको कम से कम 80 पेशेंट का डेटा चाहिए होता है। ठीक है, आपने 80 पेशेंट का डेटा किया, फिर भेजा उसको, फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद आपके पास आ गया कि फ़ेज़ 2 में चले जाएँ। फ़ेज़ 2 में आपको 300 से 800 पेशेंट चाहिए होते हैं। वो पॉजिटिव आ गया, आपको फ़ेज़ 3 की इजाज़त मिल गई। फ़ेज़ 3 जो है उसमें आपको कम से कम 3000 पेशेंट का डेटा चाहिए होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि फ़ेज़ 3 जो है वो डबल ब्लाइंड स्टडी होती है। डबल ब्लाइंड स्टडी से ये कि जैसे मैं रिसर्चर हूँ, आप मेरे साथ को रिसर्चर हैं। ठीक है, मेरे पास पेशेंट आया, मैंने पेशेंट आपके पास भेज दिया। आप जिस ट्रीटमेंट पे कर रही हैं, आपने उनमें से आधे मरीज़ों को वो ट्रीटमेंट दी और आधे को खाली पानी का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इनमें से ए को ट्रीटमेंट मिली है या इसको पानी का इंजेक्शन लगा है। वो मेरे पास वापस आया, मैंने उसका फिर एनालिसिस किया, उस डेटा को जमा किया। एट द एंड ऑफ दैट डे दोनों ने अपने डेटा मिलाए। फिर हमें पता लगता है कि जिसको दिया गया है उसके जो वो पेशेंट जो आए थे उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, और जिनको खाली पानी का इंजेक्शन लगाया गया उनमें इम्प्रूवमेंट का वो मेयार नहीं था। ठीक है, कम से कम 70% ये जो करंट ट्रीटमेंट होती है उतनी एफिकेसी चाहिए होती है किसी भी ड्रग को फ़ेज़ 3 को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फ़ेज़ 3 क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसको मार्केट कर सकते हैं। फ़ेज़ 4 होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, वो 7-8 साल का मसला डेटा होता है जो जमा किया जाता है। ठीक है, ये सारा फ़ेज़ 3 तक भी ये कम से कम 10 साल का काम है। 10 साल का? 10 साल का काम है ना। ठीक है, 80 मरीज़, फिर 800 मरीज़, फिर 3000 मरीज़, और डबल उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो मई में जब नंडोज साहब ने ऐलान किया कि ये पेंडेमिक है, तो मैंने कहा कि अच्छा अब ये खेल शुरू हो रहा है। ठीक है, खेल शुरू हुआ। उसको उन्होंने जितनी भी, देखो ये एडिनो वायरस के ऊपर हुए हैं, ये जितने भी वैक्सीन बने हैं ये एडिनो वायरस पे हैं। एडिनो वायरस ज़ुकाम का वायरस है, 1960 से इस पे काम हो रहा है। लेबॉर्ट्रीज़ के शेल्फ में इसका बेसिक डेटा पड़ा हुआ था। अप्रैल में वो डेटा निकाला गया और उस पर वैक्सीन बनानी शुरू हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जून में उसको अनाउंस कर दिया गया। अब जब वो पेंडेमिक अनाउंस हो गया तो जितने भी प्री क्लिनिकल रिसर्च फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 सब ख़त्म हो गए। फ़ेज़ 3 भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि अब उसमें भी जो इस वक्त हो रहा है दुनिया भर में, हमारे मुल्क में स्टॉप तो नहीं हो रहा। नहीं, दोनों बात यह है कि इसके ऊपर क्या सर्टिफिकेट आपको FDA से, WHO से क्या ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट मिला है या इमरजेंसी यूटिलाइजेशन प्रोग्राम में मिला है। ये सारे सर्टिफिकेट EUP के हैं, इमरजेंसी यूटिलाइजेशन प्रोग्राम।
उसमें FDA की जो रिक्वायरमेंट थी वो सब के सब ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ लग रहा है ये हमारे यहाँ फेज़ 3 का चल रहा है। ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये चाइना कंपनी को भेजा जाता है। अच्छा, उनके पास चूँकि मरीज़ कम हो गए हैं, ठीक है, इसलिए उनको दुनिया तो यही तो सवाल है, उनके पास मरीज कम हो गए और हमारे पास आपने देखा होगा कि कुछ अरसे में ऐसा लगता है कि डेथ रेशो आ गया। जब नया वैक्सीन लगना शुरू हुए तो कहते हैं बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है, बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है। अभी ईद से कुछ दिन पहले आ गया कि 4th लेयर है। चाइना की मैनेजमेंट दुनिया से अलग है। ठीक है, अब आप ये देख लो कि अभी भी सुबह टीवी पे जब खोलोगे तो वो बताएंगे CNN वाले कि जी इटली में कल इतने मरे हैं, हिंदुस्तान में इतने, हर जगह मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। चाइना का नाम नहीं आता। सही सही सही। चले इस पर हम करंट अफेयर का कभी कोई प्रोग्राम करेंगे तो ये टॉपिक हम वहाँ रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, बहुत पहली बात थी, तो उन्होंने उस वक्त ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में वेपन वॉर नहीं होगी, बायोकेमिकल वॉर होगी। ये कोविड बेसिकली, अच्छा कहा जाता है कि एक होता है नेचुरल वायरस, ठीक है ना, वो आपको इन्वायरमेंट से आप इनहेल करते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी में कुछ ऑर्गन्स का, जैसे कहते हैं कि सेल्स का प्रॉब्लम शुरू होता है। मतलब एक होती है नेचुरल बीमारियां और कहा जाता है कि ये वायरस बनाया गया है, ये नेचुरल वायरस नहीं, ये बेसिकली बनाया गया, ये किसी इंसान नहीं बनाया। ठीक है, मैंने आपको इसका जवाब दे चुका हूँ मैं इसका जवाब। मैंने आपको बताया कि हर 10 साल पे ये वायरस आता है। 60 से शुरू हुआ था। आपको लगता है उस वक्त भी बनाया गया था? नहीं, उस वक्त नहीं बनाया गया, उस वक्त नेचुरल था। उस वक्त नेचुरल था ना। 10 साल पे आता है वही वायरस होता है। लेकिन अभी जो रीसेंट कोविड वो कहते हैं ये वायरस बनाया गया हुआ है गड़बड़, जिसकी वजह से इसकी इतनी वेरिएंट आती चली जा रही है। ठीक है, पहले वेरिएंट नहीं आती थी, सही, पहले उसको किया जाता था और वो डेटा उसका सारा के सारा मौजूद था। ठीक है, अफेक्ट होता था। जो जगहों पे वसाइल कम थे जैसे अफ्रीका, वहाँ पे हज़ारों लोग मरे। यूरोप में आया तो 15-20 की कहानी थी खाली। ठीक है, वो पेशेंट थे जो बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। ठीक है, ठीक है, राइट। एक वर्ड यूज़ हुआ था कोलैटरल डैमेज। एक प्रोग्राम में देख रहा था BBC पे, उसमें कोई ख़ातून वज़ीर आई थी शुरू के ज़माने में, 2020 के एंड पे था, देखा था मैंने प्रोग्राम। अब वो उनसे कहने लगी वज़ीर साहबा से कि अब तक उनके पास इंग्लैंड में 16,000 कुछ का वो दे रहे थे डेथ। ठीक है, तो उसने कहा कि ये आप मुझे बताएं वज़ीर से कि ये कंप्लीट डेटा है आपका या इसमें से कुछ आपने छुपा लिया है। तो वो वज़ीर ने कहा कि नहीं कंप्लीट डेटा है। कहने लगे नहीं, मेरे ख्याल में आपने उसमें से ये जो ओल्ड एज होम में जो डेथ हो रही हैं वो इसमें शामिल नहीं की हैं। ठीक है, मेरी जो डेटा है जो मैंने जमा किया है वो ओल्ड एज होम में भी तकरीबन 6,000 से ज़्यादा मरीज़ मर चुके हैं। और ये प्रोग्राम मैं फिर रिपीट कर दूँ, BBC में इंटरव्यू था ये। ठीक है, और उनको मिला लें तो 22,000 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो आप नहीं इंक्लूड करें। तो वो वज़ीर ने थोड़ा सा टेढ़ा सा जवाब दिया, मतलब टू द पॉइंट नहीं जवाब दिया था। उसने दोबारा रिपीट किया, उसने फिर वज़ीर ने ये किया, फिर वो लड़की चिल्ला पड़ी एंकर जो थी। कहने लगी मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल कर रही हूँ, आप मुझे स्ट्रेट जवाब नहीं दे रही हैं। कहने लगी उसकी वजह क्या? फिर कहने लगी क्या, चले मैं इसको बात को आगे बढ़ा देती हूँ। कहने लगी क्या उसकी वजह ये है कि ये आप ओल्ड एज होम जो है उसको शामिल मॉनेटरीली वजह से नहीं करना चाह रहे? तो वो वज़ीर साहिबा शी वॉज टेकन अ बैक। तो वो कहने लगी कि देखें बात ये होती है कि हमारे यहाँ जितने भी हैं वो अगर एरिया की नर्स कह देती है, कम्युनिटी नर्स कहलाती है, कम्युनिटी नर्स रिपोर्ट दे देती है कि ये पेशेंट जो है ये अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो वो चला जाता है ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज वाले में ख़र्च होता है 1500 पाउंड से 1000 पाउंड से 1500 पाउंड पर वीक। अगर वो पेशेंट खुद पे नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो 4000 से 6000 पाउंड गवर्नमेंट पे कर रही है। तो उसमें से जितने मर जाएंगे गवर्नमेंट का तो पैसा बच रहा है।
ओ बाप रे, कितनी इतनी सारा सब्जेक्ट्स हो रही हैं ब्लैक एंड वाइट की। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे, बेसिकली डॉक्टर साहब से ये तमाम बातें डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें न्यूट्रल बेस पे पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है और हम किस एनवायरनमेंट में इस वक्त ज़िंदा हैं। खौफज़दा नहीं होना, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम्स लाइफ विद हेल्थ पसंद आ रहे हैं तो एक ज़िम्मेदारी हम आप पर आयद करना चाहेंगे कि डू शेयर दिस प्रोग्राम विद योर फ्रेंड सर्कल, विद योर फैमिली, विद योर कम्युनिटी। रीज़न कि हम कंट्रोवर्शियल उसमें सब्जेक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, उस बीमारी पर बात कर रहे हैं और जो आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहा है। डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, ये ख़ुद डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं और इनको सब पता है। तो मैं कोशिश होती है मेरी कि मैं इनसे जानूं और जो मैं आप तक कन्वे करूं। और प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।